वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2022 इसके लिए नोटिफिकेशन और वैकेंसी आ गई है। जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। रियल में गवर्नमेंट सेक्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। जो बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं, इक्विवेलेंट है सीएचएसएल। और एक तरह से जो पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल उसके इक्विवेलेंट है। इसमें बहुत सारे इफ्स बट्स होंगे कंपैरिजन में, लेकिन रफली बोलिए तो ये माना जाएगा। दोनों का कंपैरिजन करना इस वीडियो का मकसद नहीं है। ये एक सुनहरा अवसर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसी संभावनाएं लेकर के आया है, और सिर्फ 3 महीने का समय है। उस 3 महीने में कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, उसी को ध्यान में रख करके आज का ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहली बात यह है कि इस वीडियो में मैं क्या करूँगा। इसमें जो नोटिफिकेशन आया है उसको डिटेल में आप पढ़ेंगे, उसकी सूक्ष्मता को समझेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने को अपने अंदर अटैचमेंट फ़ील करेंगे। एग्ज़ाम को लेकर के दिमाग में एक मैप बनेगा। पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है। मैं नोटिफ़िकेशन की बारीकियों के बारे में बात नहीं करने जा रहा। सिर्फ़ कुछ एक इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को नोटिफ़िकेशन से उठाऊँगा बस। मुझे ये बात करना है कि क्रैक कैसे करें 3 मंथ्स में। बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट भी इसको क्रैक कैसे करे, इन बातों पर चर्चा करनी है। कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उनको ध्यान में रख के हम लोग बात करेंगे। ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऐप अमर सर मैथ दिखता है, उस पर ये फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है 2023 के लिए 4 जनवरी से। यूपी यूट्यूब पर मेरे क्लासेस चलते रहेंगे और वो आपको सफिशिएंट है पास कराने के लिए, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए भी। सबसे पहले जो ये नोटिफिकेशन है 2022 का है, यानी होना तो 2023 में है। मैं इसको जस्ट एक रेखांकन के ख्याल से ले रहा हूँ। 6 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी के बीच इसका फॉर्म फिलअप होना है, और इसका जो टीयर 1 एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च में है। यानी आपके पास लगभग 3 मंथ्स का टाइम है, लगभग। तो लगभग 85-90 डेज का प्रिपरेशन के बारे में हमको सोचना है। फिर टीयर 2 उसके बाद आएगा। टीयर 1 और टीयर 2 में डेप्थ का डिफरेंस है, यानी टीयर 1 को पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो टीयर 2 का प्रिपरेशन भी उसी के साथ साथ हो जाएगा। टॉपिक में बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है? तो हम 3 मंथ सोच करके बात करेंगे। एक लाइन लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में एकदम ऊपर में, रिमार्केबल है। उसका क्या माने है वो देखिए। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव a workforce which reflects जेंडर बैलेंस। इसका मतलब पहले से बैलेंस नहीं है। इसका मतलब कि फीमेल का सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन जॉब्स में। इसी संदर्भ में ये लाइन है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनक्लोज टू अप्लाई। बोलिए, समझ में आ रहा है? ये गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है ना? यानी विमेन के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। गवर्नमेंट उसको चाहती है आगे बढ़ाना। ठीक है? ये जो वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी जिसको बोलते हैं, पहले जिनका अलग अलग एग्जाम होता था, अब कंबाइन होता है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट,
and data entry operators. Different ministries, departments, offices of the government of India and various constitutional bodies, statutory bodies, tribunals, etc. उसमें जो ये 3 तरह की पोस्ट हैं उनको फिल करने के बारे में बात हो रही है और ये निकला है। ठीक है, प्रिपरेशन आप शुरू करेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनमें से 1-2 की चर्चा मैंने की, कुछ और हम लोग एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो 3 तरह के पोस्ट बोले गए, तो स्किल टेस्ट 2 भाग में, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है, तो 2 तरह के ऑपरेटर्स हैं, वो देखिए, ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क है इसके लिए, और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है उनके लिए। तो ये 2 तरह का स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, और उसी का जो दूसरा भाग है उसके लिए, तो उसमें ये स्पीड होना चाहिए 8000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर, ये ठीक है, ये उनके लिए चाहिए। और दूसरा जो पहलू है जो कि एलडीसी के लिए है, यानी दूसरे पहलू के लिए है, उसमें आप गौर कीजिए, हिंदी या इंग्लिश में टाइप करना है, टाइपिंग आपको आना चाहिए, शुरू से रहा है, पहले टाइपराइटर पर होता था, अब ये कंप्यूटर पर होगा। और उसमें क्या है, इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और 10 मिनट्स का आपके पास टाइम है। जो पैसेज होगा उसी पैसेज को यदि एक बार आप कर लेते हैं तो और आगे कीजिए, दोबारा कीजिए, अगर आपके पास टाइम बचता है 10 मिनट्स में, यानी 350 वर्ड्स 10 मिनट्स में सही सही कम से कम होने चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड्स। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो करना शुरू कर देते हैं और बात आके अटक जाती है इसमें, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी मैटर करता है, और ये टाइपिंग स्पीड आपकी चाहिए, ये 2 दिनों में नहीं आएगी। हालांकि अभी आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं टियर 1 टियर 2, पर मेरा कहना है कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ये इसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि बाद में संभव नहीं। पढ़ने के लिए भले आप जल्दी किसी चीज़ को पढ़ लेंगे, लेकिन टाइपिंग, हाथ जो है वो कहना नहीं मानता, उसके लिए टाइम चाहिए। वो 2 दिन में सीखने की चीज़ नहीं है, उसमें 4, 5, 6 महीने लगेंगे वो एक्यूरेसी लाने में। स्पीड तो है, एक्यूरेसी लाने में, स्पीड तो आ जाएगा, एक्यूरेसी आने में टाइम लगेगा। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको इग्नोर करने का मतलब है कि पास करने के बाद भी जॉब नहीं मिलना। तो ये आज से ही आप इसको शुरू करेंगे, हल्का हल्का टाइपिंग। इस टाइपिंग का तरीका होता है, अगर ऑफलाइन कहीं अवेलेबल है तो वहाँ कीजिए, अदरवाइज ऑनलाइन भी आप उससे हेल्प ले सकते हैं, ASDF उंगली रख करके, और खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइपिंग स्किल टेस्ट के बिना जॉब का कोई मायने नहीं है, वो मिलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ऊपर में ही रखा। मैंने पहले ही कहा कि आप जो नोटिफिकेशन है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें जो एज है जस्ट मोटा मोटी, ये 1 जनवरी 2022 का है, ये दिसंबर है। 1 जनवरी को ही किसी का अगर 27 हो गया, उस समय तक हो गया, तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा, ये समझ रहे हैं। लेकिन अभी हो रहा है, अभी, तो उस समय 27 नहीं हुआ था, यानी एलिजिबल हो सकता है। जिसका इस साल नवंबर में हो रहा है, अक्टूबर में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है 27, हो गया नहीं, कट ऑफ डेट वो है, उस समय हुआ था कि नहीं। ठीक है, क्लियर। तो ये 18 to 27 है, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट जो लास्ट डेट है उस समय तक आ जाना चाहिए, और ये 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है, 12th पास होना चाहिए, और 4 जनवरी 2023 तक रिजल्ट पास आउट का आना चाहिए, होना चाहिए, सर्टिफिकेट में ये लिखा रहना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो इस डेट को निकला या इससे पहले निकला। आप इसके पहले इंटर +2 पास कर चुके हैं। ठीक है,
ये क्लियर? 4 जनवरी मतलब अप्लाइंग कैंडिडेट नहीं, अपियरिंग कैंडिडेट नहीं, क्योंकि अब तो बस 1 मंथ का टाइम से भी कम है। उस समय तक रिजल्ट जिसका वेटिंग में है उस समय तक निकल जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम पैटर्न, मेरा मुख्य जो फोकस है वो पढ़ने के तरीकों पर है, पढ़ने पर है, लेकिन जस्ट हल्की सी चर्चा के साथ। टियर 1 में ये 4 पार्ट्स हैं: इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब बेसिक अरिथमेटिक स्किल, और जनरल अवेयरनेस। सभी से 25 क्वेश्चंस हैं, 50-50 मार्क्स के हैं। कंपोजिट टाइम 60 मिनट्स का है, यानी 15 मिनट्स इच, लेकिन एक का दूसरे में आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो 60 मिनट्स में ये है। हाई स्कोरिंग होता है, एग्जाम पैटर्न लगभग वही है, क्वेश्चन का नेचर भी लगभग वही है जो सीजीएल का है, बस उसके मेरिट में, उसके डेप्थ में अंतर है। तो जो स्टूडेंट सीजीएल में बैठते हैं वही इसमें भी बैठते हैं, इसलिए क्वेश्चन आसान, थोड़ा आसान होने का मतलब हुआ कि कंपटीशन टफ होना, हाई स्कोरिंग होना। लेकिन क्वेश्चन में ठीक उसी तरह से होता है जैसे क्लर्क के का जो एग्ज़ाम है उसमें आप देखिए पीओ के एग्ज़ाम से भी टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। वैसे ही एसएससी सीएचएसएल में भी सीजीएल से भी टफ क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। इन जनरल तो सीजीएल सीजीएल है, सीएचएसएल सीएचएसएल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। कहने का मतलब पढ़ने में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जो इसमें बैठते हैं उसमें भी बैठते हैं। एग्ज़ाम के टॉपिक्स भी लगभग समान हैं। इवन टियर 1 और टियर 2 में भी लगभग समान है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। समझ लीजिए 99% सिमिलैरिटी है चैप्टर्स के ख्याल से। ठीक है, इस पर आऊँगा, बात करूँगा। ये सब डिटेल आप पढ़ लीजिएगा इस पे। 2 मार्क्स का है तो 1/4 नेगेटिव है रॉन्ग के लिए। ठीक है, और जो इसका टियर 2 एग्ज़ाम है, तो टियर 2 एग्ज़ाम में सेशन 1 सेशन 2 है। सेशन 2 जो है वो स्किल टेस्ट वाला है, और सेशन 1 ये है। सेशन 1 में जो टेस्ट है स्किल चेक होता है, 3 सेक्शन में है। सेक्शन 1 में मॉडल 1 मॉडल 2 करके बोल दिया गया, मैथ्स और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चंस इंटू 3, 180 मार्क्स का। ठीक है, वो 1 आवर ईच सेक्शन है। इस सेक्शन में भी 1 आवर में 60 क्वेश्चंस। सेक्शन 2 में वही 4 जो पार्ट है, इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस, जैसे टियर 1 में था वही 2 भाग में बांट करके 40 एंड 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन 16 इंटू 3 180 मार्क्स का है। ठीक है, तो इंग्लिश में यहाँ वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। ये हो गया, और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज जोड़ा गया है। ये 15 क्वेश्चंस हैं 45 मार्क्स के। और इसी सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 है वही स्किल टेस्ट है, जो अलग से सेशन के रूप में लिया जाएगा सेशन 2 में, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी है, जो मैंने शुरू में कहा था कि स्किल टेस्ट फॉर डीईओस, और जो बाकी एलडीसी और जेएसए है उसके लिए 10 मिनट में आपको कम से कम 350 वर्ड्स सही होने चाहिए इंग्लिश में, और 300 वर्ड्स सही होने चाहिए हिंदी में। 30 का हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश का 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और इसमें 15 मिनट्स का है कोर्स। मैंने पहले ही कहा, डिटेल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, इसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं। बैंक में तो टॉपिक नहीं लिखा रहता है, इसमें लिखा हुआ है। और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बड़ा अच्छा से सजा के लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम जिस पर स्पेशल जोर होता है, सिंप्लीफिकेशन भी उसी में आता है, लेकिन थोड़ा डिटेल, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन जिसको एक तरह से आप कमर्शियल मैथमेटिक्स कहते हैं, वो सारे चैप्टर्स, अलजेब्रा जो एडवांस मैथ के अंदर आया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन को अलग से वेटेज दे के अलग करके लिखा गया है, ट्रिग्नोमेट्री अलग से है, और स्टैटिस्टिक्स जिसमें मेनली डेटा है। जो डेटा एनालिसिस आप पढ़ते हैं वही है, जिसमें टेबल, ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, वो सब भी उसी का पार्ट है। यानी एक तरह से जो बैंकिंग के लिए आप डीआई पढ़ते हैं, हल्का हल्का, टफ नहीं होता, हल्का, लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ ये वाला सेक्शन आता है। ये समझ गए? मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ, सुनिए।
कि इसका जो प्रिपरेशन आप करेंगे 3 मंथ्स का टाइम, 1 ईयर नहीं, यानी कुछ भी आप नहीं पढ़ सकते। आप सोचेंगे तो मैथ्स में 30 से ज़्यादा चैप्टर है, रीजनिंग में भी इतना ही होगा। आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में बात करता हूँ क्या है। जनरल अवेयरनेस का एक लाइन है, उस पर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। आईएएस का जनरल स्टडीज नहीं है ये है इंडिया, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इसका पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और इसमें थोड़ा दुनिया भर का लेते हुए, लीडिंग कंट्रीज का लेते हुए बात करना है। सब कुछ उसी संदर्भ में। देखिए, बहुत अच्छा कोर्स है। Questions are designed to test the candidate's general awareness of the environment around him and its application to society. Application to society are also designed. अब आप जीएसएलवी पढ़ेंगे तो जीएसएलवी का पूरा साइंटिफिक जो मेथड है वो यूपीएससी के जनरल स्टडीज में होगा, स्टेट के जो कमीशन का एग्जाम होता है उसमें होगा। यहाँ तो पढ़ना है कि अभी अगर छोड़ा गया जीएसएलवी तो उसका फायदा क्या मिलेगा इंडिया को, यानी एक तरह से करंट अफेयर्स के संदर्भ में जीएसएलवी को पढ़ेंगे। कोई मून का प्रोग्राम हुआ तो वो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मून के प्रोग्राम में इंडिया कहाँ है दुनिया के संदर्भ में। यूज चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए टू सोसाइटी। चांद पर जाके क्या होटल बसाएंगे? क्या हमारी इकोनॉमी को, अर्थ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में चांद फायदेमंद होगा? मतलब यूटिलिटी, यूज के संदर्भ में है। देखिए, डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general policy and scientific research. समझ गया ना? तो उसमें जिन स्टूडेंट का जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं उनका हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ हद तक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इधर ज़्यादा रुचि रही होगी तो उस पर थोड़ा जोर देंगे। और जो साइंस के हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हेल्थ, करंट अफेयर से रिलेट कराते हुए इस पर जोर देंगे। इसलिए हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ स्ट्रांग होता है। तो अगर आप उस ध्यान से देखेंगे और इसमें करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस भी जोड़ लीजिए तो 25 क्वेश्चन में अगर किसी का जनरल स्टडीज वीक है तो 15 प्लस कैसे लाएंगे इतना ही सोचना है, क्योंकि इससे ज़्यादा सोचेंगे तो दूसरा सेक्शन मार खाएगा। 3 महीने की इसका सवाल है। क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं करना है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेवजह का टेस्ट सीरीज नहीं देंगे। अगर देंगे तो ये एग्ज़ाम तो कम से कम गया। टेस्ट सीरीज देना है तो फिर इसके अगले एग्ज़ाम के बारे में सोचिए, इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं। ये एकदम नोट कर लीजिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज दिया, टेस्ट दिया तो 1-2 टेस्ट देना कि एग्ज़ाम में कैसे देंगे वो अलग बात है, लेकिन रोज़ रूटीन बना करके टेस्ट देना, टेस्ट से ही पढ़ना तो फिर चौपट है, फिर ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ये नोट कर लीजिए, बाद में आप अफसोस कीजिएगा, रिजल्ट के बाद आप मुझे बताइएगा। इन 3 मंथ्स के लिए नो टेस्ट सीरीज। 6 महीने से ऊपर होगा तो भले सोचिएगा, साल भर के लिए होगा तो जो करना है कीजिए, लेकिन 3 महीने के लिए नो टेस्ट सीरीज। चैप्टर्स को कैसे पढ़ें, उसको कैसे समझें और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर कैसे अप्लाई करें, ये चैलेंज है। असल बात यह है कि बैंक का एग्जाम जो स्टूडेंट देते हैं उनको क्या दिक्कत आती है। मैथ्स में एक एडवांस मैथ का प्रॉब्लम आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स जो एक तरह से 100% है, और वहां पर 35 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आते हैं। वहां पर बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट सोचता है डीआई कर लें, अप्रॉक्स कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लें, कैसलेट डीआई कर लें, ये सब करके मुश्किल से 10 क्वेश्चन चैप्टर वाला, उसमें भी वो आधा छोड़ के आ जाता है एग्जाम में।
और यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर से है, यानी यहाँ आपको चैप्टर को पढ़ना है, उस पर कंसंट्रेट करना है। टाइम नहीं है, 3 महीने से भी कम समय है। आप एक चैप्टर उठाइए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, टेक्निक समझिए, लीडिंग क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन कीजिए और एग्जाम में जो अब तक क्वेश्चंस आए हैं उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट नहीं बोलते, प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट तो होता है कि हम हड़बड़ाए हुए हैं, जल्दी से दिए भागे, नहीं। क्वेश्चन सामने आया उसको देखिए और अस्थिर से बनाइए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करना जब आने लगेगा, उसकी जब सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। टेस्ट का मतलब तो स्पीड टेस्ट होता है ना। मैं तो कह रहा हूं आपने पढ़ा क्या, उसको जांचना है, यानी सॉल्व हो रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी नहीं करना है, समझना है। जब एक तरह के क्वेश्चन 500 बनाएंगे तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन के चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना और उसको अप्लाई करना, ये बहुत मायने रखता है। और ये जब करेंगे आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि रोज़ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। इन दोनों में अगर आप 2-2 घंटे या 1.5-1.5 घंटे का टाइम देते हैं तो इसमें आपकी आधी एनर्जी तो निकल गई। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग चाहे रोज़ पढ़िए या फिर एक दिन मैथ्स और दूसरे दिन रीजनिंग पढ़िए तो मुश्किल से 4-5 घंटे और पढ़ पाएंगे। 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ना आसान नहीं। रेगुलर बेसिस पर एवरेज 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ना आसान नहीं। और इन 7-8 घंटों की जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना, क्या करना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना। लाइव सेशंस, वीडियोस, रिकॉर्डिंग देखिए, लेकिन दिन रात उसी में मत लगे रहिए। चाहे मेरा क्लास हो, किसी और का क्लास हो, 7-8 घंटे आपको घर में पढ़ना होगा। उसके बाद आप 2-3 घंटे निकालिए, तभी आप लाइव सेशन देखिए और दूसरी चीज़ें कीजिए। जो रिसोर्सेस आपने बनाए हैं, उस पर कंसंट्रेट कीजिए। हाँ, मेरे वीडियोज़ को अपने रिसोर्सेस बनाया है, उस पर समय दीजिए, लेकिन जल्दी में नहीं, समझने के लिए। वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन देखिए, खुद से उसको बनाने का प्रयास कीजिए। दिक्कत आती है तो फिर देखिए मैंने कैसे उसको सॉल्व किया है। अलजेब्रा में भी, ज्योमेट्री में भी मैंने वीडियोज़ काफ़ी दिए हुए हैं और भी मैं लगातार दूँगा। उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर करूँगा, दूँगा। तो आप यूट्यूब चैनल पर इसको फॉलो करते हुए आराम से पास कर सकते हैं। जो पेड कोर्सेस होते हैं ऐप पर, फाउंडेशन बैच पहले का और अभी, उसको बनाया ही गया कि बैंक, एसएससी, रेलवे सारे स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हो। इसलिए जो उस कोर्स से एनरोल होना चाहते हैं उससे भी हो सकते हैं, लेकिन इसको लेके उतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिकली आपको प्रॉब्लम है, छोड़ दीजिए। यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं उनको फॉलो कीजिए, यूट्यूब के क्लासेस को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा। तो आप ये बात समझ गए। नोटिफिकेशन को डिटेल पढ़ेंगे, सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, अटैचमेंट के लिए। जब कोई स्टूडेंट आता है कि मुझे प्रिपरेशन करना है बैंकिंग का और उसके फादर आते हैं लेकर के, तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट को लाइए ना। फादर जानकारी लेके आएंगे, आपको बताएंगे, तो आपके अंदर पढ़ने के लिए वो अंदर से फीलिंग कहाँ से आएगी। और तब जब वो स्टूडेंट आता है, जब मैं उससे बात करता हूँ, पूछता हूँ क्यों बैंक में जाना चाहते हैं, पहले तो इच्छा होनी चाहिए ना, पढ़ने की ललक होनी चाहिए ना। जहाँ आप जाना चाहते हैं उसमें क्या दिक्कतें हैं, वो तो समझ में आना चाहिए ना। उसके प्रति आपके अंदर रुझान क्यों है, कैसे है, कितना है, ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए ना। ये तो प्राइमरी बात है। और यही अटैचमेंट आपको फ़ील होगा जब आप नोटिफ़िकेशन को पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम सिर चढ़ के बोलेगा, आपके अंदर एक लगाव महसूस होगा और तब पूरे उत्साह के साथ आप पढ़ने में भिड़ जाएँगे। स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे लाइव क्लासेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। 3000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। इनका कोई 10% भी देख ले, लेकिन एक से अधिक बार उसका रिज़ल्ट ना हो, ये हो नहीं सकता। मैं एक बार फिर आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। ओके, बाय।